लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ कोर्ट ने रोक दिया, वो लोग निराश होंगे, उदास होंगे। बहुत जल्द बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और वहां जो है फिर एक बिल लाया जाएगा और वहां से फिर कोर्ट का मामला, जैसे रास्ता बिल्ली काट देती है वैसे कोर्ट का मामला खत्म कर दिया जाएगा और नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना से फायदा किसको है, नुकसान किसको है? नहीं, फायदा उनको है जो हाशिए पर है। फायदा उनको है जिनकी गिनती आज तक लोगों ने की ही नहीं। जो लोगों को पता है कौन लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे, वर्ण व्यवस्था से किनका लाभ है, ये सब लोग जानते हैं और संवैधानिक व्यवस्था से किनको नुकसान है, किनको परेशानी है, वो भी लोग जानते हैं। लेकिन वो लोग सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि यहाँ का वो पिछड़ा, वो दलित जिनको आपने सदियों से दबाकर रखा, अधिकार से वंचित रखा, वो जब गोलबंद होंगे तो आपकी मंशा वहीं पर धरी की धरी रह जाएगी। भाई भाई हमारा खुद ही मुद्दा, दुनिया भर का विक्टिम खुद हैं। हमको न्याय पहले मिले ना। जाति जनगणना पे बैन लगा दिया। अब जाति जनगणना नहीं होगी देश में, जात पात फैला रहे हैं आप लोग गुलाम सरमर जी। देखिए, ये अच्छा दूसरा वाला लफ्ज शब्द आपका सही था, जात पात फैला रहे हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जात पात फैले। अगर जात पात फैलेगा तभी उन सभी लोगों को न्याय मिलेगा जिनके साथ सदियों से जो है अन्याय हुआ है। हजारों साल का इतिहास है कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की व्यवस्था जातीय व्यवस्था रही है और जाति के आधार पर वहाँ उत्पीड़न और शोषण हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हद तो ये है कि इस देश में कई नए धर्म का उदय हुआ, कई धर्म विदेश से भी आए। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में जो है समानता की बात होती है, यहाँ बौद्ध धर्म भी रहा। सिखिज्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी जो है कहा जाता है जातिहीन समाज की। अरे मुद्दे पर आइए, आप मुसलमानों में जाति निकाल रहे हैं। अभी मैं पूरी बात कर ही नहीं रहा था। इस्लाम आया ही था जात को मिटाने, लेकिन यहाँ इस्लाम के आने के बाद भी, क्रिश्चियनिटी के आने के बाद भी, सिखिज्म के आने के बाद भी ये चीजें जाति जनगणना पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। अच्छा, हाई कोर्ट ने रोक लगाई है तो सरकार बड़ी है या कोर्ट बड़ा है, ये फैसला भी अब कुछ दिन में हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, करेंगे कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? न्यायपालिका कार्यपालिका में बड़ा कौन, ये विषय है या नहीं? बड़ा है नहीं, सरकार बड़ी है या कोर्ट बड़ा, पहले यही तय हो जाए। संविधान किसने कह दिया कोर्ट बड़ा है? संविधान का बनाने वाला कौन है? संविधान बनाने वाला कौन है? सदन है। सदन सबसे ऊंची जगह है। जाति जनगणना से फायदा क्या होगा? जातीय जनगणना होगा जिन लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ कोर्ट ने रोक दिया, वो लोग निराश होंगे, उदास होंगे। बहुत जल्द बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और वहां जो है फिर एक बिल लाया जाएगा और वहां से फिर कोर्ट का मामला, जैसे रास्ता बिल्ली काट देती है वैसे कोर्ट का मामला खत्म कर दिया जाएगा। ये जो लोग PIL लेकर गए थे वो नहीं चाहते हैं कि उन जातियों को अधिकार मिले जो हाशिए पर हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो। और कोर्ट में बैठे लोग जो हैं इनके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। जो सिस्टम हमारे यहाँ जुडिशियरी का है वो सब लोग जानते हैं। 100 में 90 भाग उसी बिहार की धरती से जगदेव बाबू ने कहा था 190 भाग हमारा है। आज बात पूरी उल्टी है। 90 जज उन्हीं के हैं, उल्टे में 90 पदाधिकारी भी उन्हीं के हैं। लेकिन वो दिन अब लदेगा। नीतीश कुमार को जो लोग नजदीक से नहीं जानते हैं वो खुश हो रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ कि आप जातीय जनगणना पर रोक लग गई। कल मैं टीवी चैनल में था, एक हमारे परम मित्र थे, खूब खुश होके बोले, देखा आप मेरे से बहस कर रहे थे जातीय जनगणना पर, मैं डिबेट में था और आप कह रहे थे होना चाहिए। अब हो गया ना, खत्म नहीं होगा। मैंने कहा आप नीतीश कुमार को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं खूब जानता हूँ। भाजपा के साथ रहकर भी भाजपा पर लगाम लगाने वाले नेता का नाम ही नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना से फायदा किसको है, नुकसान किसको है? नहीं, फायदा उनको है जो हाशिए पर है। फायदा उनको है जिनकी गिनती आज तक लोगों ने की ही नहीं। जिन जातियों का एक बड़ा समूह तो रहता है लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि वो भी कहीं है क्या। तो आप जो पॉलिसी बनाएंगे, आप जब नीतियां बनाएंगे तो किसके बारे में बनाएंगे? अब तक जातिवाद फैलेगा।
अच्छा, आपको प्रधानमंत्री बना दें, जातिवाद नहीं फैलेगा। आपको मुख्यमंत्री बना दें, जातिवाद नहीं फैलेगा। आपको डीएम एसपी बना दें, सचिव बना दें, आपको जज बना दें, आपको मालिक बना दें, कोई जातिवाद नहीं फैलेगा। और आपको हम बोले पाए लागू मालिक, तब भी जातिवाद नहीं फैलेगा। और हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे, हमको जूते मार के आप उठा देंगे और हम कहेंगे नहीं, ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, हमें बराबरी का हक दो, तो ये जातिवाद फैलाना हो खेती गया। कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा, सब एसपी डीएम बनेगा, मेरिट है। साहब कांशीराम ने जो कहा था, काश के साहब कांशीराम आज जीवित होते तो वो चीज पूरा हो जाता, और वो होगा। खेती कौन करेगा, कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में लिखा है कि खेती जो है वो दलित ही करेगा, पिछड़ा ही करेगा। कौन, कहाँ पर लिखा हुआ भाई? वर्ण व्यवस्था में है, वर्ण व्यवस्था। फिर वही आगे ना, वही आप वर्ण व्यवस्था में। हम भारत संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? साधु आप संत यही कह रहे हैं। साधु संत कह रहे हैं, इसीलिए ना पाए लागू पंडित जी खड़े रहते थे ना। हमारे माँ बाप, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी हिम्मत चप्पल पहनकर, जूता पहनकर चलने की हिम्मत नहीं होती थी ना गली कूचे में। अब यही तो कलेजे पे सांप लौट रहा है कि जातिगत जनगणना होगा, सबको पता चल जाएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगने लगेगा, लोग अपना अधिकार मांगने लगेंगे, लोग सड़कों पर उतरने लगेंगे, और इसी को लोग कह रहे हैं अराजकता फैल जाएगा। अरे भाई, क्यों अराजकता फैलेगा? जब इंसाफ दोगे, जब न्याय दोगे, जब अधिकार दोगे, तो अराजकता कहाँ से आएगा? तुम जब उसके हक को दबाकर रखोगे तो अराजकता तो आएगा ही। किसी का अधिकार, कौन लोग दुश्मन है जाति जनगणना के? शंभू जी, आप ऐसा सवाल करते हैं, कौन लोग? आपको बताने की जरूरत है कौन लोग दुश्मन है। अब देश को भी बताने की जरूरत नहीं है कौन लोग दुश्मन है। देश के लोगों को पता है कौन लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे। वर्ण व्यवस्था से किनका लाभ है ये सब लोग जानते हैं, और संवैधानिक व्यवस्था से किनको नुकसान है, किनको परेशानी है, वो भी लोग जानते हैं। लेकिन वो लोग सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि यहाँ का वो पिछड़ा, वो दलित, जिनको आपने सदियों से दबाकर रखा, अधिकार से वंचित रखा, वो जब गोलबंद होंगे तो आपकी मंशा वहीं पर धरी की धरी रह जाएगी। भाई भाई, सिख ईसाई, ये गंगा जमुना तहजीब वाला देश है, जातिवाद आप लोग फैला रहे हैं। नहीं, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं। ब्राह्मण मुस्लिम, ब्राह्मण हिंदू भाई भाई, पिछड़ा मुस्लिम, पिछड़ा हिंदू भाई भाई, दलित मुस्लिम, दलित हिंदू भाई भाई, सब तो भाई भाई है, बराबर है ना भाई? दलित दलित है, एक समान माने चाहे कोई धाम। पिछड़ा पिछड़ा बांटना क्या, सब संविधान ने बांटा। 340, 341, 342, अनुच्छेद 340 है ना भाई, पिछड़ों को न दिया जाता उसमें, तो पिछड़ा क्यों संविधान में लिखा आपने? अनुच्छेद 341 है ना भाई। कोई रोक रहा है पढ़ने लिखने से? आरक्षण मिला हुआ आप लोगों को, बनिए कलेक्टर एसपी। नहीं, कोई नहीं रोक रहा। हम अब आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं। अब हमारे ही लोग रोक रहे हैं, हमारे जो दलाल हैं, हमारे जो एजेंट हैं समाज के, वो रोक रहे हैं, वो बाधा बन रहे हैं। आज अगर पिछड़ा दलित अगर एक हो जाए, आज वो अपने अधिकारों को समझने लग जाए, उनके नेता चाटुकारिता छोड़ दें, उनके नेता अगर दलाली छोड़ दें, उनके नेता छोटे मोटे पद की लालच को त्याग दें अगर, और वो जो एक नेता महाराष्ट्र से आते हैं, जो अफसोसनाक है कि बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी पर वो कब्जा किए बैठे हैं, रिपब्लिकन पार्टी पर, और वो जो मोदी जी की शान में हर सदन में शेर पढ़ते हैं। मोदी जी खुद पिछड़ा है। माने मोदी जी तो पिछड़े हैं। ये तो गर्व की बात है कि भारत में पिछड़ों को अवसर मिला है, संविधान के बदौलत ही तो मिला है, वरना मिल पाता क्या पिछड़ों को? देवगौड़ा बने थे कई, और चौधरी चरण सिंह बने थे। अरे आप लोग पिछड़ा, अगर पिछड़ा किसान, दलित, आदिवासी डीएम, पीएम, एसपी या सीएम बन जाएगा तो देश कौन चलाएगा? देश के आप लोग मजबूत पिलर है, खेती बाड़ी मजदूरी। मतलब आप मानते हैं कि एससी देश नहीं चला सकता है? अरे देश चला, आप लोग देश के निर्माता है, मेहनत कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं। 90 के दशक में लालू जी ने कहा था, बहुत कड़वी बात कही थी 90 के दशक में, कि बहुत चढ़ा लिया भैंस, पहले पूंछ पकड़ के भैंस पर चढ़ते थे। वो डायलॉग उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कहा अब हम सींग आगे से चढ़ते हैं। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि हम वो जमाना लग गया, बनियान ऊपर पहन के कुर्ता के आए थे मंच पर, और बोले कि नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आया। तो जो सामाजिक न्याय की क्रांति मंडल आयोग के लागू होने के बाद 90 के दशक में आया, उसका असर ये है कि उत्तर प्रदेश में वो दिन है और आज का दिन है, पहली बार योगी जी आए हैं। आप नाम गिन लीजिए। कल्याण जाति जनगणना से हिंदू कमजोर हो जाएगा। 90 के दशक के बाद कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, बहन जी, अखिलेश, ये सारे पिछड़े दलित जो बने मुख्यमंत्री, और बिहार में तो गुलाम सरवर जी, जाति जनगणना से नीतीश, गुलाम के बाद लालू, लालू के बाद नीतीश, नीतीश के बाद लालू, तो गुलाम सरवर जी, जाति जनगणना से हिंदू कमजोर होगा, ये मुसलमानों की साजिश तो नहीं है?
नहीं, हिंदू कमजोर होगा, मुसलमान हिंदू को आप अलग क्यों कर रहे हैं? जाति दोनों जगह है ना भाई, सामान्य वर्ग दोनों में, ओबीसी दोनों में, एससी दोनों में, एसटी दोनों में। एसटी से हमारे सांसद हैं लक्षद्वीप से मुसलमान, तो जब आदिवासी मुसलमान है, जब दलित मुसलमान है, जब पिछड़ा मुसलमान, आपको पता है ओबीसी कोटे में जो आरक्षण है तो मुसलमान को भी है, जनरल कोटे में जो अभी मोदी जी ने अब क्या करिएगा? अब तो कोर्ट ने रोक लगा दिया है, अब क्या रास्ता है? रास्ता है विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, उस पर कानून बनाया जाएगा और कानून बनाकर फिर से उस पर अमल किया जाएगा। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टीवी अखबार में खुशियों की लहर दौड़ रही है, फूलों की बारिश हो रही है। कोई बात नहीं है, चंद लम्हों की खुशी अगर किसी को मिली है तो वो मुबारक हो, लेकिन इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जातिगत जनगणना होगा। बिहार की धरती ने कई इतिहास रचे हैं, बिहार की धरती ने कई इतिहास रचे हैं, एक इतिहास बिहार में और रचा जाएगा और जातिगत जनगणना। आखिरी सवाल, मोदी जी क्यों नहीं जाति जनगणना कराना चाहते? बीजेपी क्यों नहीं करवाना चाहती? ये हमसे पूछ रहे तो मोदी जी से पूछेगा ना, आप हमसे पूछिए, हम चाहते हैं कराना। अब कहते हैं मोदी जी क्यों नहीं चाहते, तो वो तो मोदी जी जवाब देंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें ये लगता है कि वो जिस दल में है उस दल की पॉलिसी इसके खिलाफ है, वो दल के लोग नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो। और सुनिए कड़वा सच, कांग्रेस भी नहीं चाहती जातिगत जनगणना हो, क्योंकि तो कह रहे हैं, देखिए अब राहुल गांधी तो नए कांग्रेस के अध्यक्ष नेता हैं, जो कांग्रेस का नेचर है वो इसके अगेंस्ट है, तो कांग्रेस भी नहीं चाहती। ईवीएम के खिलाफ बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, ईवीएम बैन करने की बातें आपने कई नेताओं से सुनी होंगी, कभी कांग्रेस के नेता से सुना क्या? कहीं न कहीं इनडायरेक्टली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नैतिक समानता है कहीं न कहीं। अब कुछ वोट की मजबूरी है, तो वोट की मजबूरी में वो बजरंग दल को बैन भी करने चले जाते हैं। ये वोट की उनकी मजबूरी है, तुष्टीकरण है। केरला स्टोरी पर क्या कहेंगे? केरला स्टोरी पर क्या कहेंगे? फिल्म है, उस पर क्या कहेंगे? हमारे गांव में 2 बूढ़ा बैठा हुआ था और आपस में वो शोले फिल्म देख के आया था, आपस में बात कर रहा था, बोला यार 3 आदमी हम लोग गए फिल्म देखने, और जैसे एक आदमी फिल्म शुरू हुआ और गब्बर सिंह घोड़े पर आया, वो उठ के भागने लगा, तो हमने उसको पकड़ के पूछा, भाई भाग क्यों रहे हो? बोला यार देख नहीं रहे हो घोड़े पर जो आ रहा गब्बर सिंह? बोला अरे यार ये फिल्म है। बोला हम न जानते हैं फिल्म है, तुम न जानते हो फिल्म है, वो घोड़ा बेचारा क्या जाने की फिल्म है। तो ये केरला स्टोरी हो या कश्मीर, यार फिल्म है, ये फिल्म को आप मुद्दा मत बनाइए। मोदी जी को कह रहे हैं ना देखने के लिए पिक्चर। ठीक है, सबकी अपनी पॉलिसी है, कोई चलाना चाहता है, कोई बंद करना चाहता है, वोट की पॉलिटिक्स है, फिल्म पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। फिल्म अपना अलग दुनिया है, उसकी दुनिया ही अलग है, उसको कहते हैं फिल्मी दुनिया। हम सामाजिक जीवन जीते हैं, समाज में हम इनको रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, हमारा ये मुद्दा है। अब फिल्म क्या दिखाया जा रहा है, जिनको देखना जाके देखो, जिनका हम लोग को तो फुर्सत ही नहीं देखने का। इससे पता लगे आतंकवाद कैसे फैलाया जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।